बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं फौजिया अपने चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया के साथ आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है पाइल्स या हेमराइड्स के बारे में। पाइल्स को हेमराइड्स भी बोला जाता है। ये मसला किस तरह से पैदा हो जाता है और इसकी कॉजेज़ क्या हैं और इसका होम्योपैथी में किस तरह से ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइल्स या हेमराइड्स होते क्या हैं। पाइल्स या हेमराइड्स जो होते हैं, they are basically the enlarged veins or the blood vessels that you get inside the rectum or outside the rectum। यानी कि इसमें ये होता है कि जो वेन्स होती हैं, जो हमारे रेक्टल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन चल रही होती है, उसमें जो वेन्स इन्वॉल्व होती हैं उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ने की वजह से या बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वो उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है या उनमें कंजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रोट्रूड कर जाती हैं। और ये जो इनकी प्रोट्रूजन होती है, इनकी जो स्वेलिंग होती है, ये इनसाइड द रेक्टम भी हो सकती है और आउटसाइड द रेक्टम भी हो सकती है। अब अंदर या बाहर जो हम हेमराइड्स हैं, जिनको कि आम ज़बान में बवासीर कहा जाता है, तो इसमें जो ये गुच्छे बन जाते हैं, ये अंदर की साइड पे भी होते हैं और बाहर की साइड पे भी होते हैं। यानी कि जो एनल रीजन होता है उसकी स्किन के आस-पास भी ये प्रोट्रूड करके बाहर आ चुके होते हैं और अंदर की साइड पे भी ये होते हैं। अब अगर हम टाइप्स की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी प्रोट्रूजन जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ की होती है। तो हम हेमराइड्स की जो कैटेगरीज़ हैं उनको हम बेसिकली 3 अक़साम में तक़सीम कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली होती है उनको हम इंटरनल हेमराइड्स कहते हैं। इंटरनल हेमराइड्स जो होते हैं, ये जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये अंदर की तरफ होते हैं, रेक्टम की अंदर की साइड पे ये पाए जाते हैं और इनको हम ग्रेड 1 की हेमराइड्स भी कहते हैं। ग्रेड 1 की इसमें सिचुएशन होती है और उसमें जो पाइल्स होते हैं वो पेनलेस होते हैं और उसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही होती है। जो ग्रेड 2 के हेमराइड्स होते हैं, जो सेकंड कैटेगरी है, उसमें ये होता है कि प्रोलैप्सिस होता है, यानी कि जो हेमराइड्स होते हैं वो प्रोलैप्स कर चुके होते हैं, वो बाहर की तरफ जो है वो एक्सटेंड होते हैं या हैंग डाउन होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। और इसमें पेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, ये बहुत पेनफुल किस्म की सिचुएशन अराइज़ हो चुकी होती है। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड आ जाती है कैटेगरी, उसमें एक्सटर्नल हेमराइड्स हैं। एक्सटर्नल हेमराइड्स में क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है हेमराइड्स में और जैसे ही स्ट्रेस पड़ता है या बॉवल मूवमेंट होती है तो उसके साथ ये हेमराइड्स जो हैं वो ब्लीड करना शुरू कर देते हैं और इसकी पेन जो है वो बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी कॉजेज़ हैं कि जिनकी वजह से ये एक पेनफुल सिचुएशन जो है वो अराइज़ हो चुकी होती है। तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने इसकी डेफिनेशन के दौरान भी बताया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन या स्ट्रेस जो है रेक्टल एरिया पे पड़ने की वजह से एक कॉज़ ये होती है कि बवासीर पैदा हो जाती है। बवासीर का मसला जो है वो बवासीरी मस्से बनने का मसला जो है वो पैदा हो जाता है। हम कह सकते हैं कि स्ट्रेनिंग ड्यू टू बावल सिंड्रोम, ड्यू टू बावल मूवमेंट्स। तो इसमें ये होता है कि जैसे-जैसे बावल की मूवमेंट्स होती हैं, समटाइम्स स्लो होती हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर लगाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए, तो इससे प्रेशर जो है वो रेक्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से वेन्स जो हैं वो स्वेल कर जाती हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और एट द लास्ट वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज़ एक ये भी है कि जो लोग जिनका सिटिंग टाइम जो है वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड होता है, वो काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं और उनकी जो डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो रही होती है, तो इस सिचुएशन में भी पाइल्स का होना जो है वो एक ऑब्वियस सी बात है। थर्ड पे हम देखते हैं कि ओबेसिटी एक ऐसी कॉज़ है। ओबेसिटी, ओबीज़ लोगों को पाइल्स का, हेमराइड्स का इश्यू बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 4, जंक फूड लेने वाले ख़वातीनो हज़रात, जो कि बाहर का खाना बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत तेज़ मसालेदार, मुरगन ग़िज़ाएँ खाने वाले लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है और ऑटोमेटिकली उनको पाइल्स का इश्यू हो जाता है। इसके अलावा लो फाइबर डाइट लेने वाले लोग जो हैं उनको भी पाइल्स का इश्यू हो जाता है और जो लोग बहुत ज़्यादा वज़नी काम करते हैं, जिनकी नेचर ऑफ जॉब इस किस्म की है कि बहुत ज़्यादा भारी काम उनको करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा वेट उठाने का काम करना पड़ता हो, तो ऐसे लोगों में भी हेमराइड्स की सिचुएशन जो है वो देखने में पैदा होती है। एक और अहम रीज़न जो कि ख़वातीन में होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सी ख़वातीन जो हैं उनको भी हेमराइड्स का इश्यू हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन का मसला चल रहा होता है और कॉन्स्टिपेशन होने वाले लोगों को जो है मोस्टली देखा जाता है कि अगर वो इसको कॉन्स्टिपेशन को क्योर नहीं करते हैं तो उनको एट द एंड जो है वो हेमराइड्स का इश्यू का सामना करना पड़ता है।
अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ के कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हमें इस मसले से निजात दिला सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि होम्योपैथिक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जिसमें ड्रग के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। सेकेंडली ये कि इसमें जो है सर्जरी से बचा जा सकता है, क्योंकि सर्जरी जो है दैट इज़ नॉट द ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। होम्योपैथिक मेडिसिन के सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे इसमें देखने में नज़र आते हैं कि हेमोरॉइड्स के पेशेंट को सर्जरी की जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सर्जरी से बचा जा सकता है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। और थर्ड ये कह सकते हैं कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। जो और भी बहुत सी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, स्लो डाइजेशन है, एसिडिटी है, या इसी से रिलेटेड और जितने भी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि रीअपियरेंस ऑफ द हेमराइड्स जो है उससे भी बचा जा सकता है। सबसे पहली मेडिसिन की बात करते हैं तो सबसे पहले एस्केलस हिप 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो यही है कि इसमें जो हेमराइड्स होते हैं पेशेंट को वो बहुत ज़्यादा दुखने वाले होते हैं, उनमें पेन बहुत ज़्यादा होती है, स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और उसमें इसके साथ साथ जो पेन है वो स्टूल पास करने के बाद पेशेंट को, स्पेशली जिनको हेमराइड्स होंगे उनको स्टूल पास करने के बाद कई कई घंटों तक इसका पेन रहता हो, तो ऐसी सिचुएशन में एस्केलस हिप का फ़ौरन इस्तेमाल करना चाहिए और ये बहुत अच्छा असर दिखाती है। इसके अलावा इसमें जो पेन्स होती हैं अगर उनकी हम नौयत की बात करें तो वो शूटिंग पेन्स की तरह होती हैं, बिल्कुल गोली लगने जैसा उसमें दर्द हो रहा होता है। और इस प्रॉब्लम की वजह से ऐसे पेशेंट्स जिनको के बैकएक का भी मसला साथ में हो, उनको हेमराइड्स होने की वजह से उनको कमर में दर्द की शिकायत भी आ रही होती है। तो इस सारी पिक्चर को अगर हम देखा जाए तो एस्केलस हिप 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं और सुबह दोपहर शाम 5-5 इसके कतरे 1 कप पानी में इस्तेमाल करने से इस तकलीफ से बचा जा सकता है। दूसरी मेडिसिन जो है वो है एलोस स्कॉट्रिना। इसको हम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। और एलोस में भी जो हेमराइड्स देखे जाते हैं, इसमें जो सिचुएशन सामने आ रही होती है उसमें भी जो पेशेंट्स को हेमराइड्स होते हैं और वो इस तरह से होते हैं कि ग्रेप्स की बंचेस की तरह, गुच्छों की तरह जो है वो जैसे अंगूर के गुच्छे हैंग कर रहे होते हैं, उस किस्म की सिचुएशन इसमें पैदा हो चुकी होती है। बवासीर बहुत ज़्यादा मिकदार में मसों की सूरत में यहाँ पे नज़र आ रही होती है। और इसके पेशेंट को जो है वो रिलीफ इस तरह से मिलता है कि ठंडे पानी के इस्तेमाल करने से या ठंडे कंप्रेसेस इस्तेमाल करने से उसको काफ़ी ज़्यादा इसमें बेहतरी महसूस होती है। इसके अलावा इसके जो पेशेंट है उसकी सिचुएशन जो है वो कॉन्स्टिपेशन कभी उसको हो रही होती है, कभी उसको डायरिया का मसला हो रहा होता है, यानी डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जो है ये दोनों ऑल्टरनेट कर रहे होते हैं। अगर इस किस्म की सिचुएशन हो तो फिर एलोस जो है वो दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर सच अ प्रॉब्लम। एक और मेडिसिन जो कि नक्स वोमिका 30 की पोटेंसी में हम इस्तेमाल करते हैं। और नक्स वोमिका के बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो कि स्मोकिंग करते हों या किसी भी किस्म का कोई नशा करते हों और उनमें शराब नोशी की आदत पाई जाती हो, जिसकी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका स्पेशली स्टमक, इंटेस्टाइन्स और उनका जो लिवर है उनकी फंक्शनिंग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हो, तो ऐसे पेशेंट्स को अगर पाइल्स का या हेमराइड्स का इशू हो जाता है तो उनको नक्स वोमिका 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके साथ उनको जो हेमराइड से रिलेटेड जो उनको प्रॉब्लम सामने आ रहा होगा उसमें इसका पेशेंट जो है उसको इनइफेक्चुअल अर्जिंग होती है, यानी ही हैज़ टू गो मैनी टाइम्स टू द वॉशरूम और उसको बार बार यूँ लग रहा होता है कि जैसे मुझे अभी भी जाना चाहिए, और वो बार बार जो है रफ़ा हाजत के लिए जाता है और उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती है। इसके अलावा इसके पेशेंट की जो एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ख़राब हो चुका होता है कि उसको चेस्ट में जो है वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे कि हम हार्ट बर्निंग भी कहते हैं, सीने में जलन का आना। और उसको इस तरह से महसूस हो रहा होता है कि उसने जितना भी खाना खाया हुआ है वो सारा जो है वो उसके हलक में स्टफ़ हो गया है, वो सारा उसका खाना यहीं पे फंसा हुआ है। इसके अलावा इसके पेशेंट को जो है वो एब्डोमेन में हैवीनेस का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा होता है, उसको मैदे में भारीपन का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, उसकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो रही होती है। नक्स वोमिका को लेना इस तरह से है कि सुबह दोपहर शाम इसके भी 5 ड्रॉप्स जो हैं वो खाना खाने से पहले लेंगे और इसके बहुत अच्छे इसमें नताइज सामने आते हैं और ये इन तमाम मसाइल के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। जो अगली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जिसको कि हम हेमराइड्स में इस्तेमाल करवाते हैं उसका नाम है कॉलिनसोनिया को भी हम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे। और ये मेडिसिन जो है ये ख़ास तौर पर पेल्विक रीजन की कंजेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। पेल्विक रीजन में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं अगर उसमें किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन है
पेन है या स्वेलिंग आ रही है या ब्लीडिंग्स आ रही हैं जो कि या रेडनेस की अलामत वहाँ पे पाई जाती है, तो कॉलिनसोनिया वहाँ पे बहुत बेस्ट काम करती है। इसके पेशेंट के सिम्टम्स ये होते हैं कि इसको एनस में या इसको रेक्टम में जो है वो शार्प स्टिक्स की लाइक की स्प्लिंटर लाइक जैसे कुछ छिलतर सी चुभ रही होती है लकड़ी की, इस तरह की उसको सेंसेशंस आ रही होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। इसके अलावा इसका पेशेंट जो है वो ड्राई स्टूल की शिकायत करता है और कॉन्स्टिपेशन भी उसको बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ इसकी जो कॉन्स्टिपेशन की जो सिम्टम है वो डायरिया के साथ जो है वो अल्टरनेट कर रही होती है, यानी कि समटाइम्स इसको कॉन्स्टिपेशन है तो नेक्स्ट टाइम शिकायत आएगी कि उसको डायरिया का इशू भी अब चल रहा है। ये दोनों सिचुएशन जो है वो आपस में अल्टरनेट कर रही होती हैं। इसको इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। इसके अलावा इसको जो ज़्यादातर जो है वो प्रोट्रूटेड हेमराइड्स होते हैं, यानी कि प्रोलैप्स जो होता है हेमराइड्स का वो इसमें हो चुका होता है। इसको पेन बहुत ज़्यादा सीवियर महसूस हो रही होती है। तो इस अलामत को सामने रखते हुए कॉलिनसोनिया 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके बहुत अच्छे असरात सामने आते हैं। अब आखिर में जो है मैं यही कहना चाहूँगी कि बिसाइड्स द मेडिसिन्स वी शुड आल्सो फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस आल्सो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है यही है, मैं कहना चाहती हूँ कि हमें जंक फूड को जो है वो अवॉइड करना चाहिए ताकि इस तकलीफ से मर से बचा जा सके। इसके अलावा फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ज़्यादा देर तक खाना खाने के बाद घंटों तक बैठने का काम करने वाले लोगों को भी थोड़ी बहुत वॉक कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग जो है वो गिव अप करनी होगी इस मसले को हल करने के लिए, क्योंकि स्मोकिंग से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने से फिर पाइल्स का इशू होता है। जैसा कि आम जबान में कहा जाता है कि जो कब्ज है ये उम्मुल अमराज है। तो इसीलिए अगर कब्ज की प्रॉब्लम होगी तो फिर इसके साथ साथ जो है वो मसले मसाइल बढ़ते चले जा रहे होते हैं और इंसान और भी बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। इसके अलावा जो है वो अपना वेट जो है ऐसे अफराद मेंटेन रखने की कोशिश करें। उनको चाहिए कि ओबेसिटी से बचें। ज़्यादा ओबीस पेशेंट्स को जो है वो प्रेशर की वजह से जो है वो लोअर बॉडी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट होता है, तो इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना होता है और ये बीमारी पैदा हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।